हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रहा है। हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन डेली करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारा चौथा वीडियो है। इसमें आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, द कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज इज मोर सुटेबल फॉर। कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज मोर सुटेबल फॉर। कंबाइंड सिस्टम सीवरेज के लिए कंबाइंड सिस्टम कहाँ के लिए मोर सुटेबल होता है? तो हैवी रेनफॉल एरियाज के लिए हमारा कंबाइंड सिस्टम मोर सुटेबल होता है। हैवी रेनफॉल एरियाज के लिए हमारा कंबाइंड सिस्टम मोर सुटेबल होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर। सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवरेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर किसके लिए मोस्ट सुटेबल होता है सेपरेट सिस्टम हमारा? तो एरिया विद हैवी रेनफॉल। एरिया विद हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल के लिए हैवी रेनफॉल वाले क्षेत्रों में सेपरेट सिस्टम बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉर्म वाटर को सीधे नेचुरल ड्रेनेज में भेजा जा सकता है और ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड कम होता है। ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड कम होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। हैवी एरिया विद हैवी रेनफॉल। एरिया विद हैवी रेनफॉल के लिए हम सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवरेज का यूज करते हैं, मोस्ट सुटेबल होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, द पार्शियल सेपरेट सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। पार्शियल सेपरेट सिस्टम किसका कॉम्बिनेशन है? द पार्शियल सेपरेट सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम। कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें डोमेस्टिक सीवेज अलग पाइप में जाता है और स्टॉर्म वाटर का इनिशियल भाग भी उसी में जा सकता है। एक्सेस स्टॉर्म वाटर बाईपास कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। थर्ड का ऑप्शन सी सही है। कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम। कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। थर्ड का ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द सिस्टम ऑफ सीवर्स इन विच storm water and domestic sewage are carried in different pipes is called। ऐसा सीवरेज सिस्टम जिसमें स्टॉर्म वाटर और डोमेस्टिक सीवेज अलग अलग पाइप में कैरी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेपरेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेपरेट सिस्टम। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेपरेट सिस्टम। सेपरेट सिस्टम। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, The best sewerage system for Indian conditions is generally considered to be। Indian conditions के लिए बेस्ट सीवरेज सिस्टम कौन सा कंसिडर किया जाता है? तो इंडियन कंडीशंस के लिए पार्शियल सेपरेट सिस्टम बेस्ट कंसिडर किया जाता है। इंडियन सिटीज़ में लिमिटेड बजट और मॉडरेट रेनफॉल को ध्यान में रखते हुए यह सिस्टम यूजफुल है और यह इकोनॉमिकल और इफेक्टिव दोनों होता है। पार्शियली सेपरेट सिस्टम इकोनॉमिकल होता है, इफेक्टिव होता है और इंडियन सिटीज़ में लिमिटेड बजट को देखते हुए मॉडरेट रेनफॉल को ध्यान में रखते हुए सही है। सेपरेट सिस्टम। ऑप्शन हमारा पार्शियल सेपरेट सिस्टम। पार्शियली सेपरेट सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द स्लोप रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेल्फ cleansing velocity in a sewer depends upon। The slope required to maintain self cleansing velocity in a sewer depends upon। तो किस पे डिपेंड करती है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी? टाइप ऑफ सीवेज एंड साइज ऑफ सीवर। टाइप ऑफ सीवेज, किस टाइप का सीवेज है, और साइज ऑफ सीवर, सीवर को साइज होता है उस पर डिपेंड करती है हमारी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेल्फ क्लीनिंग एक्शन इन ए सीवरेज। सेल्फ क्लीनिंग एक्शन मेंटेन रखने के लिए
रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होती है हमारी, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड सेल्फ न्यूनतम यानी मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी माना जाता है। 0.6 मीटर पर सेकेंड को मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन सीवर डिजाइन द हाइड्रोलिक फार्मूला जनरली यूज्ड इज। सीवर डिजाइन में कौन सा हाइड्रोलिक फार्मूला जनरली यूज किया जाता है, तो माइनिंग्स फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। किसमें, सीवर फ्लो ओपन चैनल जैसे होता है, सीवर फ्लो ओपन चैनल जैसा होता है, इसलिए हम माइनिंग्स फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि माइनिंग फार्मूला ओपन चैनल के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है, माइनिंग्स फार्मूला जनरली यूज्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द ग्रेडियंट ऑफ ए सीवर लाइन शुड बी सच दैट। सीवर लाइन की ग्रेडियंट कैसी होनी चाहिए, सीवर लाइन की ग्रेडियंट ऐसी होनी चाहिए कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज अचीव्ड, यानी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अचीव की जा सके, कम से कम इतना ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए सीवर शुड बी लिमिटेड टू अवॉइड। सीवर में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी की इरोजन ऑफ पाइप को अवॉइड किया जा सके, यानी ज़्यादा वेलोसिटी से पाइप के अंदर इरोजन ज़्यादा होता है और पाइप की लाइफ घट जाती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी सीवर में इतनी होनी चाहिए कि हम इरोजन ऑफ पाइप को अवॉइड कर सकें। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, इरोजन ऑफ पाइप शुड बी अवॉइडेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, ए ड्रॉप मैनहोल इज प्रोवाइडेड व्हेन, ए ड्रॉप मैनहोल इज प्रोवाइडेड व्हेन ब्रांच सीवर इंटर्स मेन सीवर एट हाई लेवल। जब हमारा ब्रांच सीवर मेन सीवर में एंटर करता है हाई लेवल पर, तब हमें एक ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करना होता है, एक ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करना होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ए ब्रांच सीवर इंटर्स मेन सीवर एट हाई लेवल, तब हम एक ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कैच बेसिन्स आर प्रोवाइडेड इन सीवरेज सिस्टम टू। सीवरेज सिस्टम में कैच बेसिन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो कैच बेसिन ट्रैप ग्रिट एंड डेब्रीज, ग्रिट और डेब्रीज को ट्रैप करने के लिए हम लोग कैच बेसिन को प्रोवाइड करते हैं। कैच बेसिन्स में ग्रेटिंग और सम्प होता है जो स्टॉर्म वाटर में से कोर्स पार्टिकल्स और डेब्रीज को रोकता है, यानी कोर्स पार्टिकल्स डेब्रीज को रोकता है, यानी ट्रैप करता है का क्या, कैच बेसिन। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रैप ग्रिट एंड डेब्रीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, द मेन पर्पज ऑफ मेन होल्स इज टू। मेन होल्स का मेन पर्पज क्या होता है, तो मेन होल्स का मेन पर्पज होता है टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, यानी सफाई और इंस्पेक्शन के लिए एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मेन होल प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द स्पेसिंग ऑफ मेन होल्स इन ए स्ट्रेट रन ऑफ सीवर इज यूजुअली। मेन होल्स के बीच स्पेसिंग क्या होती है यूजुअली, तो स्पेसिंग हमारी होती है 100 टू 100 से 150, यानी 100 टू 150 मीटर। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स और CPHEEO के अनुसार, उनकी गाइडलाइंस के अनुसार स्ट्रेट रन्स में मेन होल्स 100 से 150 मीटर की दूरी पर होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ड्रॉप मैन होल्स आर प्रेफर्ड व्हेन द वर्टिकल डिफरेंस इज मोर देन। ड्रॉप मैन होल्स कब प्रेफर किए जाते हैं, जब वर्टिकल डिफरेंस कितना होता है, कितने से ज़्यादा होना चाहिए,
अगर हमारा वर्टिकल डिफरेंस 60 मीटर से ज़्यादा है, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, अगर हमारा वर्टिकल डिफरेंस 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ड्रॉप मैनहोल से एनर्जी को सेफ तरीके से डिसिपिएट किया जाता है। तो ड्रॉप मैनहोल से एनर्जी को सेफ तरीके से डिसिपिएट किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ड्रॉप मैनहोल्स आर प्रेफर्ड व्हेन द वर्टिकल डिफरेंस इज मोर देन 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ड्रॉप मैनहोल्स प्रेफर किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीवर अपरटेनेंस। कौन सा इनमें से सीवर अपरटेनेंस नहीं है? तो ग्रिट चैम्बर सीवर अपॉर्टेनेंस फील्ड में इंस्टॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सीवर अपॉर्टेनेंस फील्ड में इंस्टॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मैन होल्स, ड्रॉप मैन होल्स, कैच बेसिन। ग्रिट चैम्बर एक ट्रीटमेंट यूनिट है, अपॉर्टेनेंस नहीं है। ग्रिट चैम्बर क्या है? एक ट्रीटमेंट यूनिट है। ग्रिट चैम्बर हमारा एक ट्रीटमेंट यूनिट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रिट चैम्बर एक ट्रीटमेंट यूनिट है, अपॉर्टेनेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, in sewage treatment, the treatment done to remove large floating and settleable particles is called। सीवेज ट्रीटमेंट में लार्ज फ्लोटिंग और सेटलेबल पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा स्क्रीनिंग आता है और सेडिमेंटेशन आता है। क्या क्या आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में? स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन। तो अब ऑप्शन हमारा ए सही है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी ट्रीटमेंट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ग्रिट चैम्बर इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज यूज्ड फॉर रिमूवल। ग्रिट चैम्बर इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज यूज्ड टू रिमूविंग। ग्रिट चैम्बर क्या रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है? तो हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम ग्रिट चैम्बर का यूज़ करते हैं। हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम ग्रिट चैम्बर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, स्क्रीनिंग इज प्रोवाइडेड इन सीवेज ट्रीटमेंट टू रिमूव। सीवेज ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग क्या रिमूव करने के लिए प्रोवाइड की जाती है? तो स्क्रीनिंग प्रोवाइड की जाती है फ्लोटिंग सॉलिड्स एंड रैग्स। फ्लोटिंग सॉलिड्स जो होते हैं हमारे और रैग्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, यानी स्क्रीन का यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों जैसे कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। फ्लोटिंग सॉलिड्स एंड रैग्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, द रिटेंशन टाइम इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज यूजुअली अबाउट। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिटेंशन टाइम कितना होता है? तो 2 से 3 घंटे रिटेंशन टाइम होता है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। क्या होता है? 2 से 3 घंटे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे क्या होता है? इतनी देर में 2 से 3 घंटे में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज primarily aimed at। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्राइमरीली क्या एम करते हैं? तो रिड्यूसिंग बीओडी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य वेस्ट वाटर में डिजॉल्व एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर यानी बीओडी को रिड्यूस करना होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मुख्य काम वेस्ट वाटर में डिजॉल्व एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर यानी बीओडी को रिड्यूस करना होता है। तो रिड्यूसिंग बीओडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मुख्य काम क्या होता है? रिड्यूसिंग बीओडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोडिग्रेडेबल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस।
ASP एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस सबसे अधिक प्रयोग होने वाला बायोलॉजिकल एरोबिक प्रोसेस है जिसे एरेशन और जिसमें एरेशन और स्लज रिसाइकलिंग होता है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारा क्या है? ASP एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? ये बायोलॉजिकल एरोबिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? एरेशन और स्लज रिसाइकलिंग होता है। क्या होता है? एरेशन होता है और स्लज रिसाइकलिंग होता है ASP में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर यूज टू। ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्यों यूज किए जाते हैं? ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर यूज फॉर। ट्रिकलिंग फिल्टर्स ये फिक्स्ड बेड एरोबिक रिएक्टर्स होते हैं। ये फिक्स्ड बेड एरोबिक रिएक्टर्स होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज को डिग्रेड करते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज को डिग्रेड करते हैं, यानी एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ट्रिकलिंग फिल्टर्स हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। ट्रिकलिंग फिल्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रिकलिंग फिल्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, विच यूनिट इज नॉट यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। कौन सी यूनिट सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज में यूज नहीं होती है? तो सेप्टिक टैंक हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में होता है और ये रूरल एरियाज में यूज होता है। सेप्टिक टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है और यह रूरल एरियाज में यूज होती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन डिच, ट्रिकलिंग फिल्टर, सेडिमेंटेशन टैंक, ये सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उनकी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन डिच। वह कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन डिच में होती है? वह कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन डिच में होती है? तो एरोबिक डिग्रेडेशन हमारा ऑक्सीडेशन डिच में होती है। तो ऑक्सीडेशन डिच एक एक्सटेंडेड एरोबिक सिस्टम है। ऑक्सीडेशन डिच एक एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम होता है जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया बीओडी को डिग्रेड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ऑक्सीडेशन डिच में एरोबिक डिग्रेडेशन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो एफ्लुएंट होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक का, वो क्या होता है? तो एरेटेड विथ रिटर्न स्लज, वो होता है हमारा एरेटेड विथ रिटर्न स्लज। प्राइमरी एफ्लुएंट एरेशन टैंक में जाकर रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज के साथ मिक्स किया जाता है। प्राइमरी एफ्लुएंट एरेशन टैंक में जाकर रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज के साथ मिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। एरेटेड विथ रिटर्न स्लज होता है किसमें? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, यानी ASP में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, द रिटर्न स्लज इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज। क्या होता है? रिसर्कुलेटेड होता है। द रिटर्न स्लज इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज रिसर्कुलेटेड, यानी एक्टिवेटेड स्लज को सेडिमेंटेशन टैंक से वापस एरेशन टैंक में भेजा जाता है ताकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी बनी रहे। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, रिसर्कुलेटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, द पर्पज ऑफ स्लज डाइजेशन इज। स्लज डाइजेशन का पर्पज क्या होता है? तो स्लज डाइजेशन का पर्पज होता है हमारा रिड्यूस पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक मैटर। पैथोजेंस और ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करना। स्लज डाइजेशन से वॉल्यूम कम होता है और पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। स्लज डाइजेशन से वॉल्यूम कम होता है और
पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, रिड्यूस पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक मैटर, रिड्यूस पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक स्लज डाइजेशन इन्वॉल्व्स, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक स्लज डाइजेशन इन्वॉल्व्स, एरोबिक स्लज डाइजेशन प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होता है? तो ऑक्सीडेशन बाय बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एरोबिक डाइजेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं। एरोबिक डाइजेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन बाय बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The process of aerobic sludge digestion involves oxidation by bacteria in presence of oxygen. Option B is correct. Question number 30 हमारा, anaerobic sludge digestion produces, anaerobic sludge digestion क्या प्रोड्यूस करता है? तो anaerobic sludge digestion मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन के बिना एनारोबिक बैक्टीरिया स्लज को डाइजेस्ट करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, यानी मीथेन और CO2, ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, स्लज ड्राइंग बेड्स आर यूज्ड फॉर, स्लज ड्राइंग बेड्स आर यूज्ड फॉर, स्लज ड्राइंग बेड्स किसके लिए यूज होते हैं? तो स्लज ड्राइंग बेड्स आर यूज्ड फॉर डीवाटरिंग स्लज, डीवाटरिंग स्लज, ऑप्शन हमारा सी सही है। स्लज ड्राइंग बेड्स स्लज को सुखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इन बेड्स में स्लज को फैलाकर नेचुरल तरीके से पानी को निकाल दिया जाता है। यह प्रोसेस सस्ती, सरल और रूरल ट्रीटमेंट प्लांट्स में ज़्यादा यूजफुल होती है। तो स्लज ड्राइंग बेड्स आर यूज्ड फॉर डीवाटरिंग, यानी पानी को निकालना क्या कहलाता है? स्लज ड्राइंग बेड्स, ऑप्शन हमारा सी सही है, 31 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द रिटेंशन पीरियड इन एन एरोबिक डाइजेस्टर इज जनरली, एन एरोबिक डाइजेस्टर में रिटेंशन टाइम या रिटेंशन पीरियड कितना होता है? तो एन एरोबिक डाइजेस्टर में हमारा रिटेंशन पीरियड जो होता है 20 से 30 दिन होता है। एन एरोबिक डाइजेशन में बैक्टीरिया स्लज को डिग्रेड करते हैं और यह प्रोसेस धीमी होती है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए लगभग 20 से 30 दिनों तक स्लज डाइजेस्टर में रखा जाता है। 20 से 30 दिन, एन एरोबिक के लिए 20 से 30 दिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, द फाइनल एफ्लुएंट फ्रॉम टर्सरी ट्रीटमेंट इज यूजुअली, टर्सरी ट्रीटमेंट से फाइनल एफ्लुएंट क्या मिलता है यूजुअली? तो फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड बीओडी, तो फाइनल एफ्लुएंट जो होता है फ्रॉम टर्सरी ट्रीटमेंट वो क्या होता है? फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड बीओडी और पैथोजन से फ्री होता है। टर्सरी ट्रीटमेंट सीवेज को पॉलिशिंग ट्रीटमेंट देता है, टर्सरी ट्रीटमेंट सीवेज को पॉलिशिंग ट्रीटमेंट देता है, जिसमें एडवांस फिल्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट रिमूवल और डिसइंफेक्शन शामिल होता है। इसके बाद का एफ्लुएंट आमतौर पर पैथोजेंस और बीओडी से मुक्त होता है और रीयूज या डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद एफ्लुएंट क्या होता है? फ्री फ्रॉम पैथोजन और बीओडी होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, द टेस्ट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज, सीवेज की स्ट्रेंथ यूज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो सीवेज की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम बीओडी टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीवेज में प्रेजेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बताता है। बीओडी क्या करता है? बीओडी सीवेज में प्रेजेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बताता है या सीवेज की स्ट्रेंथ या पॉल्यूशन लोड को दर्शाता है। जितना ज़्यादा बीओडी होगा पानी उतना ही गंदा होगा, यानी पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा उसमें बीओडी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा 35, द टिपिकल वैल्यू ऑफ बीओडी फॉर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, अनट्रीटेड
डोमेस्टिक सीवेज की टिपिकल वैल्यू ऑफ बीओडी क्या होती है? तो अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज की बीओडी वैल्यू 200 से 300 mg पर लीटर होता है। यानी डोमेस्टिक सीवेज में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक होती है, जिससे बीओडी की टिपिकल रेंज 200 से 300 mg पर लीटर के बीच होती है। यह वैल्यू डिज़ाइन के लिए मानक मानी जाती है। तो अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज की टिपिकल वैल्यू ऑफ बीओडी 200 से 300 mg पर लीटर, 200 से 300 mg पर लीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, बीओडी टेस्ट इज यूजली कंडक्टेड फॉर, बीओडी टेस्ट यूजली किस टेम्परेचर पर और कितने दिनों के लिए कंडक्ट किया जाता है? 5 डेज पर कंडक्ट किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट को 5 दिनों तक 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंडक्ट किया जाता है। यह बीओडी 5 होता है। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जिसे भारत में भी IS 3025 सीरीज में फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, COD डिफर्स फ्रॉम BOD बिकॉज COD BOD से डिफर करती है। क्यों? क्योंकि COD जो है ऑलवेज हायर देन BOD, COD हमेशा BOD से ज़्यादा होती है, इसलिए डिफर करती है। COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टोटल ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर को मापता है। COD क्या करता है? टोटल ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है। टोटल ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो बायोडिग्रेडेबल मैटर है, दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दोनों को मेजर करता है। ये कौन मेजर करता है? COD दोनों को मेजर करता है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दोनों को मेजर करता है। लेकिन BOD क्या करता है? BOD केवल बायोडिग्रेडेबल पोर्शन को मेजर करता है, इसलिए COD हमेशा BOD से ज़्यादा होता है। COD is always higher than BOD. Option B is correct. COD is always higher than BOD. COD is always higher than BOD. Question number 38 हमारा, COD test is generally completed in, COD टेस्ट कितने दिनों में, कितनी देर में, कितने दिनों में या कितने टाइम में कंडक्ट किया जाता है? COD टेस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से कंडक्ट होता है। COD टेस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से कंडक्ट होता है और यह सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। BOD को जहाँ 5 दिन लगते हैं, वहीं COD को केवल 2 घंटे लगते हैं टेस्ट कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, COD टेस्ट कंप्लीट होता है 2 घंटे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, COD टेस्ट 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, द COD अपॉन BOD रेशियो इज हायर फॉर, COD अपॉन BOD रेशियो किसके लिए हायर होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए हमारा COD अपॉन BOD रेशियो हायर होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है, जिससे COD अपॉन BOD रेशियो बहुत अधिक हो सकता है। यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए COD अपॉन COD अपॉन BOD का रेशियो ग्रेटर देन 3 होता है। डोमेस्टिक सीवेज में यह रेशियो लगभग 2:1 के आसपास होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, COD अपॉन BOD रेशियो इज हायर फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ BOD टेस्ट इज टू नोन एज, BOD टेस्ट का सिग्निफिकेंस किस रूप में जाना जाता है? तो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल। BOD से क्या हम लोग क्या मेजर करते हैं, या BOD टेस्ट किस लिए सिग्निफिकेंट रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो BOD से हमें पता चलता है कि पॉल्यूशन कितना है, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कितना है, या ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल कितना है, पानी में गंदगी कितनी है, ये हमें BOD से पता चलती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूस्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इनमें से कौन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिड्यूस नहीं किया जा सकता है? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हैवी मेटल्स को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सिर्फ
बायोडिग्रेडेबल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स और कुछ सस्पेंडेड सॉलिड को रिड्यूस करता है। हैवी मेटल्स जैसे कंटामिनेंट्स को टर्सरी ट्रीटमेंट या एडवांस मेथड जैसे एब्जॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज आदि से हटाया जा सकता है। हैवी मेटल्स को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट से नहीं हटा सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर हम हैवी मेटल्स को सेकेंडरी ट्रीटमेंट से नहीं हटा सकते तो किसे हटा सकते हैं? हैवी मेटल्स को हम लोग टर्सरी ट्रीटमेंट या एडवांस मेथड जैसे एडजॉर्प्शन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड से हटा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, विच वन इज ए टर्सरी ट्रीटमेंट यूनिट? इनमें से कौन सी एक टर्सरी ट्रीटमेंट यूनिट है? तो सैंड फिल्ट्रेशन हमारा टर्सरी ट्रीटमेंट यूनिट है। सैंड फिल्ट्रेशन टर्सरी ट्रीटमेंट यूनिट है। सैंड फिल्ट्रेशन टर्सरी या पॉलिशिंग ट्रीटमेंट यूनिट है जो पैथोजेंस और फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। एक्टिवेटेड स्लज और ट्रिकलिंग फिल्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट है। टर्सरी ट्रीटमेंट यूनिट कौन सी हमारी? सैंड फिल्ट्रेशन हमारी टर्सरी ट्रीटमेंट यूनिट है। एक्टिवेटेड स्लज और ट्रिकलिंग फिल्टर हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट है, जबकि ग्रिट चैम्बर हमारा और इनऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करता है। ये क्या हो गया? अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 43। The effluent standard for BOD as per CPCB for discharge into inland surface water. Inland surface water के लिए the effluent standard for BOD as per CPCB for discharge into inland surface water is क्या होता है? 30 mg per liter। 30 mg per liter यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार ट्रीटेड सीवेज का BOD लेवल 30 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ट्रीटेड सीवेज का BOD लेवल 30 mg पर लीटर से कम होना चाहिए ताकि इसे इनलैंड सरफेस वाटर में डिस्चार्ज किया जा सके। तो भैया अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्रीटेड सीवेज का BOD कितना होना चाहिए? 30 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, द परमिसिबल लिमिट ऑफ COD इन ट्रीटेड सीवेज। ट्रीटेड सीवेज में COD की परमिसिबल लिमिट क्या होती है? तो ट्रीटेड सीवेज में द परमिसिबल लिमिट ऑफ COD इन ट्रीटेड सीवेज इज 250 mg पर लीटर। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्रीटेड एफ्लुएंट के लिए COD की मैक्सिमम वैल्यू 250 mg पर लीटर निर्धारित की गई है। कितनी? 250 mg पर लीटर परमिसिबल वैल्यू फॉर COD ट्रीटेड सीवेज के लिए। 250 COD और BOD कितनी? 30 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ TSS इन ट्रीटेड सीवेज। ट्रीटेड सीवेज में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को 100 mg पर लीटर से कम रखना अनिवार्य है ताकि पानी क्लियरिटी में हो और एक्वेटिक लाइफ को नुकसान ना हो। यह CPCB द्वारा निर्धारित है। कितना होना चाहिए? TSS कितना होना चाहिए? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हमारा 100 mg पर लीटर होना चाहिए। कितना? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितना होना चाहिए हमें? 100 mg पर लीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, द एफ्लुएंट स्टैंडर्ड फॉर पीएच इज। एफ्लुएंट स्टैंडर्ड पीएच के लिए क्या होता है? तो एफ्लुएंट के लिए पीएच रेंज 6.5 एफ्लुएंट के लिए पीएच रेंज हमारी 6 से 8.5 निर्धारित है ताकि एक्वेटिक इकोसिस्टम को कोई क्षति ना हो। न्यूट्रल से थोड़ा एसिडिक या बेसिक रेंज एक्सेप्टेबल होता है। 6 से 8.5
क्या रेंज होती है हमारी पीएच की? 6 से 8.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, द वेस्ट वाटर हैविंग हाई ऑर्गेनिक कंटेंट विल हैव, वेस्ट वाटर जिसमें हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें हाई बीओडी होगा। क्योंकि बीओडी क्या बताता है? बीओडी बताता है हमें वेस्ट वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कितनी ज़्यादा गंदगी है। ऑप्शन हमारा ए सही है, हाई बीओडी। ऑप्शन, अरे क्या हो रहा है, इरेज करते हैं इसको। चलो इरेज नहीं हो रहा, तो क्या होना चाहिए? द वेस्ट वाटर हैविंग हाई ऑर्गेनिक कंटेंट विल हैव हाई बीओडी। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, डिसइंफेक्शन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट इज डन टू, डिसइंफेक्शन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, सीवेज एफ्लुएंट का डिसइंफेक्शन क्यों किया जाता है? टू किल पैथोजेंस, पैथोजेंस को मारने के लिए हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन का उद्देश्य सीवेज में मौजूद डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना है, जिससे रिसीविंग वाटर बॉडी में पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट ना हो। तो डिसइंफेक्शन से क्या होता है? पैथोजेंस मर जाते हैं। टू किल डिसइंफेक्शन, टू किल पैथोजेंस, टू किल पैथोजेंस यानी पैथोजेंस को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट इज, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया जाने वाला कॉमन डिसइंफेक्टेंट कौन सा है? तो कॉमन डिसइंफेक्टेंट हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन एक सस्ता और प्रभावी डिसइंफेक्टेंट है जिसे मोस्ट कॉमनली टर्सरी स्टेज में सीवेज एफ्लुएंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है? क्लोरीन है। आज का लास्ट सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ किलिंग डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इन सीवेज इज कॉल्ड। तो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी से रिलेटेड ये भी है, यानी डिजीज काजिंग, प्रोसेस ऑफ किलिंग डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है सीवेज में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का अर्थ होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारना या इनएक्टिव करना। यह टर्सरी ट्रीटमेंट का एक आवश्यक भाग है। यानी डिसइंफेक्शन कब करते हैं? टर्सरी ट्रीटमेंट में, टर्सरी ट्रीटमेंट में हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट का एक आवश्यक भाग है, स्पेशली जब सीवेज को सरफेस वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करना हो तब हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्शन। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारे 50 क्वेश्चन आज के यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में यानी किसी सवाल के आंसर में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हम लोग इस सीरीज़ को जारी रखेंगे अप टू एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम तक हम इसी तरह डेली 50-50 क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हम समझ पाएंगे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमारी क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ।